जय हिंद, वंदे मातरम। This is Praveen Kumar welcoming you to another session of English Vidyalaya. Today, you're going to study phrasal verbs. In fact, 10 phrasal verbs. Very important, very amazing, and very useful. And both for spoken and comparative English. Phrasal verbs क्या होते हैं? If you're not familiar, अगर आप परिचित नहीं हैं, तो मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें केवल टेक्स्ट से जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब्स हैं। उसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। स्पेशली उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रेजल वर्ब्स की पूरी डेफिनेशन दी हुई है, पूरा विस्तार से समझाया है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट में आपको पूरी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये केवल टेक्स्ट से जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब्स हैं। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो 10 फ्रेजल वर्ब मिक्स्ड होंगे। उसमें पर्टिकुलर वर्ब से जुड़े नहीं होंगे, मिक्स्ड होंगे। और ये टेक्स्ट से जुड़े हुए जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इन दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर इजीली। आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। वैसे रफली मोटे तौर पर मैं अभी भी बता देता हूं। फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब तो होगा ही होगा, उसके साथ प्रपोजिशन प्लस यहां लिख देता हूं नीचे को करके एडवर्ब। वर्ब तो होगा ही होगा जब नाम ही फ्रेजल वर्ब है। उसके साथ एक प्रपोजिशन हो सकती है या एक एडवर्ब हो सकती है या तीनों भी हो सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स में होता क्या है कि अगर आप इन 2 या इन 3 वर्ड्स को अलग अलग लें, इंडिविजुअली लें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अगर आप 3 वर्ड्स को इंडिविजुअली लें तो उनके मीनिंग्स अलग अलग निकलेंगे। 3 या 2, भाई मैंने बोला ना कि भाई 2 वर्ड से भी बनती है, 2 वर्ड से भी बनती है, और ये 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली लें उनको तो उनके मीनिंग्स अलग अलग होंगे। लेकिन जब आप उनको कंबाइंड फॉर्म में लेंगे, इन दोनों को या इन दोनों को या इन तीनों को, तो उनका मीनिंग बदल जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप पूरा विस्तार से फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो टेक्स्ट से जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। स्पेशली पार्ट 1 में मेरे पूरी डिटेल दी हुई है और जैसे कि मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में आप देख ही चुके होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट मोर अडू। यस बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। The first phrasal verb that I'm going to teach you today is stay up. ये पहला phrasal verb है आज के सेशन का, stay up. It means to go to bed later than usual. मतलब देर रात तक जागे रहना या रात को देर से सोना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए। He stays up late on weekends. He stays up late on weekends. Weekends पे वो देर रात तक जागा रहता है या देर से सोने जाता है। ऐसा होता भी है। जैसे कि कल हमारी छुट्टी है तो आई विल स्टे अप टू नाइट। मैं आज रात देर तक जागूंगा या देर रात बिस्तर पे जाऊंगा क्योंकि सुबह उठने की कोई टेंशन नहीं है। ऐसे वीकेंड्स पर भी नहीं होता। जैसे छुट्टी होती है, अगले दिन कोई ऑफिस है, किसी का ऑफिस है या किसी का स्कूल कॉलेज है, तो छुट्टी होती है तो वो देर तक स्टे अप कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज sleep in. Sleep in. It means to sleep longer than usual. To sleep longer than usual. यानी कि देर तक सोना, यानी कि सुबह देर से जागना। इसको एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। टुमारो इज संडे सो आई विल स्लीप इन। कल संडे है इसलिए मैं भैया देर तक सोऊंगा, आराम से देर से जागूंगा। तो आप देख रहे होंगे स्टे अप, रात को देर से सोने जाना, देर रात तक जागना, एंड स्लीप इन देर सुबह से उठना, तो सुबह देर से उठना यानी कि देर तक सोना। जैसे कि संडे है तो कल हम आराम से उठेंगे, देर तक सोएंगे, तो स्लीप इन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 3, रेक इन। रेक इन, रेक इन का मतलब होता है टू अर्न लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बड़ी मात्रा में पैसा कमाना।
कमाना, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पैसा। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा, दिस मूवी हैज रेक्ड इन 1000 करोड़ रुपीज। दिस मूवी हैज रेक्ड इन 1000 करोड़ रुपीज। इस मूवी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी मात्रा में ही कमाया है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए, आवर कंपनी विल रेक इन अ ह्यूज प्रॉफिट इन दिस डील। आवर कंपनी विल रेक इन अ ह्यूज प्रॉफिट इन दिस डील। इस सौदे में हमारी कंपनी जो है एक बड़ा मुनाफा कमाएगी। तो रेकन का मतलब होता है कमाना, बड़ी मात्रा में, जब आपको बड़ी संख्या में जब आपको धन बोलना हो या प्रॉफिट बोलना हो तो यूज कीजिएगा। तो फोर्थ वन इज स्टॉर्म आउट। स्टॉर्म आउट, टू लीव अ प्लेस क्विकली एंड एंग्रीली। किसी भी स्थान से गुस्से में और तेजी से चले जाना। किसी भी स्थान से तेजी से और गुस्से में चले जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस समझिएगा, हिज मदर स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम when she saw the condition of his room. His mother stormed out of the room when she saw the condition of his room. जब उसकी मदर ने उसके रूम की बुरी हालत देखी, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था इधर उधर, तो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। राइट, तो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। तो स्टॉर्म आउट मीन्स गुस्से में किसी भी स्थान से बाहर चले जाना और तेजी से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं फिफ्थ फ्रेजल वर्ब पर। बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीट विद समथिंग। मीट विद समथिंग, समथिंग मतलब जिस चीज से सामना होगा। एक्चुअली ये मीट मिलने वाला मीट नहीं है, जैसे मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूं वो वाला मीट नहीं है। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, मीट विद। मीट विद, इसका मतलब है टू एक्सपीरियंस और एनकाउंटर, कुछ भी बोल दिए, एक्सपीरियंस बोल दिए, एनकाउंटर बोल दीजिएगा, समथिंग अनप्लेजेंट। ये एनकाउंटर मुठभेड़ वाला नहीं है जो पुलिस और चोरों डाकुओं के बीच हो जाती है। या एनकाउंटर वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी भी अप्रिय चीज का सामना करना, किसी भी अप्रिय चीज से गुजरना, किसी भी बुरी चीज से बुरी चीज का अनुभव करना। सामना करना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। Look at this sentence. Example number 1. He met with an accident yesterday. He met with an accident yesterday. कल उसने एक एक्सीडेंट का सामना किया, यानी कि उसने एक एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस किया, एनकाउंटर किया। इसको हिंदी में बोल सकते हैं उसका कल एक एक्सीडेंट हुआ। कल उसका एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली होने के लिए मीट विद यूज किया, क्योंकि एक्सीडेंट एक अप्रिय चीज है, बुरी चीज से गुजरना, बुरी चीज का सामना करना, बुरी चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए मीट विद यूज किया जाता है। तो उसका एक्सीडेंट हुआ। आप चाहें तो नॉर्मल वे में बनाना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैड एन एक्सीडेंट। ये तो हैव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है हैड, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहते हैं एक्सीडेंट होने के लिए तो मीट विद यूज कीजिएगा। और एग्जाम्पल समझिएगा, ड्यू टू हिज केयरलेसनेस ही मे मीट विद अ प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या फेलियर या डेंजर। मैंने एक ही सेंटेंस में 3-4 चार वर्ड रख दिए आपको समझाने के लिए। ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, अपनी लापरवाही के कारण उसका सामना हो सकता है या उसको सामना करना पड़ सकता है एक समस्या का या डिफिकल्टी का, मोरलेस एक ही बातें हो गई, या असफलता का या किसी खतरे का। अब देखिए ये सब बुरी चीजें हैं, अनप्लेजेंट थिंग्स हैं, अप्रिय चीजें हैं। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, हिज कॉमेंट मैट विद अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। उसने कोई ऐसा कमेंट कर दिया होगा, कोई ऐसी टिप्पणी कर दी होगी जो कि बड़ी ऑब्जेक्शनेबल होगी, आपत्तिजनक होगी, तो उसके कमेंट को सामना करना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा बहुत विरोध का, यानी कि उसके कमेंट को बहुत विरोध का एक्सपीरियंस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, यानी कि उसके कमेंट का बहुत विरोध हुआ, ऐसे समझ लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस फ्रेजल वर्ब, तो प्लीज टेक इस स्क्रीनशॉट। यस बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको फिफ्थ फ्रेजल वर्ब में बताया, मीट विद समथिंग, इट मीन्स टू एक्सपीरियंस और एनकाउंटर समथिंग अनप्लेजेंट। किसी बुरी चीज का सामना करना, अनप्लेजेंट चीज का सामना करना या बुरी चीज से गुजरना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। बट मीट का मतलब मिलना भी तो होता है। जैसे कल मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा, तो वो जो मिलने वाला मीट होता है
उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। मीट के बाद वो व्यक्ति आ जाएगा जिससे आप मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे। देखिए यहाँ मीट की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, हमने सेकंड फॉर्म यूज किया पास्ट फॉर्म मैट, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे, कल मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला। देखिए यहाँ पर मीट की जो सेकंड फॉर्म हमने यूज किया मैट, उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही है। तो जो मीट मिलने वाला मीट होता है, सामान्य मिलना, जैसे मैं कल आपसे एयरपोर्ट पर मिलूंगा, आई विल मीट यू, मीट विद यू नहीं, तब विद नहीं आता। जब मीट का मतलब खाली मिलना होता है तो मीट के साथ विद नहीं आता, मीट एक नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होता है। लेकिन मीट विद मिलने के लिए भी यूज होता है किसी से। आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि मिलने के साथ मीट के साथ कोई प्रपोजिशन आती नहीं, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। ये तो एक नॉर्मल मिलना हो गया किसी से भी, चाहे आप प्लानिंग करके मिले चाहे बिना प्लानिंग करके मिले। लेकिन एक मीट विद समबडी हो सकता है किसी के साथ एक फॉर्मल मीटिंग करने के लिए मिलना, यानी कि टू हैव अ फॉर्मल मीटिंग विद समबडी इन ऑर्डर टू डिस्कस समथिंग। जैसे कहते हैं ना, आज इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। किसी से मीटिंग करना या किसी से बैठक करना, फॉर्मल मीटिंग, किसी टॉपिक को किसी बात को डिस्कशन करने के लिए। जैसे अमेरिकन डेलीगेट्स आए, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ मामला, कोई इंपॉर्टेंट इशू, तो ऐसे के लिए मीट विद यूज होता है, क्योंकि वो एक तरह की मीटिंग, वो नॉर्मल मिलना नहीं है, वो है एक तरह की मीटिंग करना, बैठक करना, किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो फिफ्थ फ्रेजल वर्ब दैट आई टॉट यू व्हाइल बैक, दैट वाज मीट विद समथिंग, किसी भी बुरी चीज से गुजरना, बुरी चीज का एक्सपीरियंस करना, बुरी चीज का सामना करना। उसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए थे मैंने आपको। और जब मीट का मतलब खाली मिलना होता है, एक नॉर्मल मिलना, चाहे वो प्लान करके मिले या एक्सीडेंटली मिले, तब मीट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन मीट विद समबडी हो सकता है जब आप किसी व्यक्ति से एक बड़ी फॉर्मल मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये सामान्य मिलना नहीं है, एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। इसके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं इसके एक दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यस बच्चों, इसके दो एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिएगा। दे आर मीटिंग विद रशियन लीडर्स टू एंड द क्राइसिस। वे जो है रशियन लीडर्स के साथ, रूस के लीडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं संकट को समाप्त करने के लिए। ये मीट विद सामान्य मिलना नहीं है, इसका मतलब है किसी से मीटिंग करना, बैठक करना, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। क्योंकि मीटिंग तो कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ही होती है ना, फॉर्मल मीटिंग। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम कंट्री विल मीट विद द सीनियर लीडर्स ऑफ इंडिया। कुछ देशों के प्रतिनिधि भारत के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है, मीटिंग या बैठक तो डिस्कस करने के लिए ही होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा ब्रशअप कर लेता हूं। जो पहला मैंने फिफ्थ फ्रेजल वर्ब जो आपको पढ़ाया था, मीट विद समथिंग, इसका मतलब है किसी भी बुरी चीज का अनुभव करना, बुरी चीज का सामना करना। लेकिन जब सामान्य मिलना होता है किसी व्यक्ति से, चाहे वो प्लान करके मिले आप या एक्सीडेंटली मिल जाए, इस नॉन ऑफ कंसर्न, तब मीट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। जैसे वह अपने मित्र से मिलेगा, ही विल मीट हिज फ्रेंड, मीट के साथ विद वगैरह कुछ नहीं आता। लेकिन मीट विद समबडी का मतलब ये भी होता है कि जब किसी के साथ हम मीटिंग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब नंबर 6, शाई अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम, इट मीन्स टू अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की कमी के कारण कुछ करने से अवॉइड करना, यानी कि कुछ करने से बचना। हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं, कुछ भी करने से झिझकना, कुछ भी करने से हिचकिचाना। आप झिझकते हैं, हिचकिचाते कब हैं? जब थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी होती है। क्यों होती है? या तो उस चीज की नॉलेज नहीं है या कुछ भी कारण हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस समझिएगा, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग मी एनीथिंग। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग मी एनीथिंग।
आपको मुझसे कुछ भी पूछने में झिझकना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट अपने टीचर से, आप एक पार्डन, एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस समझिएगा। इफ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यू शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम लर्निंग फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप इंग्लिश पे अच्छी कमांड चाहते हैं, अच्छी पकड़ चाहते हैं, तो आपको ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको सीखने से झिझकना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। राइट? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। यस, वी मूव द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब नंबर 7, nail down. Nail down, it means to identify or find out something precisely. Precisely means accurately, यानी भी किसी भी चीज को बिल्कुल एक्यूरेटली, सटीकता से पहचान लेना या पता लगा लेना। इसको हिंदी में कह सकते हैं ठीक ठीक पता लगा लेना, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली। इसको 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझने का प्रयास करेंगे। I am trying to nail down the exact cause of my failure. I am trying to nail down the exact cause of my failure. मैं अपनी असफलता का बिल्कुल एक कॉज जो है, जो एग्जैक्ट कॉज है, कारण है, उसका पूरा पूरा सटीकता से पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। Another example, the doctors couldn't nail down his disease. डॉक्टर जो है उसकी बीमारी का ठीक ठीक पता ना लगा सके। एंड द थर्ड वन इज, आई वांट टू नेल डाउन द सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई वांट टू नेल डाउन द सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या की सोर्स का ठीक ठीक पता लगाना चाहता हूं। यानी कि सोर्स मतलब जहां से समस्या उत्पन्न हुई, पैदा हुई। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वी विल गो अहेड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिंक इन, टू बी अंडरस्टूड कंप्लीटली, पूरी तरह से समझ में आ जाना। ठीक है, खाली सिंक का मतलब तो डूबना होता है, लेकिन सिंक इन एक फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स टू बी अंडरस्टूड कंप्लीटली, पूरी तरह से समझ में आ जाना। इसको समझिएगा। हिज रियलिटी सैंक, ये सिंक की सेकेंड फॉर्म, सैंक होती है पास्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल संक होता है। His reality sank in, ये पास्ट फॉर्म यूज की है मैंने, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। उसकी सच्चाई पूरी तरह से समझ में आई। ओनली आफ्टर द स्कैम हैड बीन एक्सपोज्ड, केवल उसके स्कैम के, घोटाले के एक्सपोज होने के बाद, यानी कि घोटाले के उजागर होने के बाद, यानी कि घोटाले के एक्सपोज होने के बाद ही उसकी सच्चाई जो है पूरी तरह से समझ में आए। सेकेंड, the meaning of what she was saying took a while to sink in. The meaning of what she was saying took a while to sink in. जो वह कह रही थी उस बात का अर्थ समझने में थोड़ा समय लग गया है, या उस बात का अर्थ पूरी तरह से समझ में आने में थोड़ा समय लग गया। तो sink in means पूरी तरह से समझ में आना। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। Now we move to the 9th phrasal verb. Name after. To give somebody or something the same name as another person or thing. यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को सेम नाम देना, वही नाम देना जो किसी और व्यक्ति या वस्तु का है। हम इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, किसी पर किसी का नाम रखना। जैसे किसी बच्चे का नाम किसी महान आविष्कारक के ऊपर रखा जाता है, तो इस तरह से किसी पर किसी का नाम रखना। इसको समझिएगा। He was named after his grandfather who had died in a war. He was named after his grandfather who had died in a war. उसका नाम अपने दादा के नाम पर रखा गया था, जो कि एक युद्ध में मर गए थे। उसके दादा युद्ध में मर गए थे, तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। एक और सेंटेंस समझिएगा। डीजल इंजन वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कि डीजल इंजन का आविष्कार किया था, तो रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही डीजल इंजन का नाम डीजल इंजन रख दिया गया था। तो डीजल इंजन वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का नाम
इनके आविष्कारक रुडोल्फ डीजल के नाम पर रखा गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड देन वी मूव द नेक्स्ट एंड द लास्ट phrasal verb of today's session. Okay, it's time to move the last phrasal verb of today's session. Pull through. Number 10. Pull through. To recover from an illness, weakness or a difficult situation. किसी बीमारी, कमजोरी या किसी भी कठिन परिस्थिति से रिकवर कर जाना, बाहर निकल जाना, उबर जाना। यानी कि भी कोई भी बीमारी है, कोई भी वीकनेस है या किसी भी तरह की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, उससे बाहर निकल जाना, उससे उबर जाना। समझिएगा। एट वन स्टेज इट सीम्ड दैट द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई बट ही पुल्ड थ्रू इन द एंड। एट वन स्टेज, एक स्थिति में तो ऐसा लग रहा था कि पेशेंट जो है मरने ही वाला था, बट फाइनली या अंत में जाकर वो ठीक हो गया, यानी कि उस बीमारी से उबर गया, बाहर निकल आया, उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। एक और सेंटेंस समझिएगा। आफ्टर डिवोर्स शी वॉज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब बहुत दुखी, उदास, हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा हुआ। आफ्टर डिवोर्स शी वॉज डिजेक्टेड बट नाउ शी हैज पुल्ड थ्रू। डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद वो बिल्कुल उदास थी, दुखी थी, उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन अब जो है वो इस कठिन परिस्थिति से, यानी कि डिवोर्स के बाद की जो कठिन परिस्थिति होती, उससे उबर आई है, उससे बाहर निकल आई है। तो पुल थ्रू मीन्स किसी भी बीमारी, वीकनेस या किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आना या उससे उबर जाना। तो बच्चों, टुडे आई हैव टॉट यू 10 phrasal verbs. होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सेशन में मैंने केवल 10 phrasal verbs कवर की, ज्यादा की जा सकती। बहुत से एजुकेटर ज्यादा कर देते हैं, 15, 20, even 50, up to 50. But I personally believe and feel कि कोई भी चीज आधा अधूरा सीखने से अच्छा है कि थोड़ा सीखे लेकिन उसको thoroughly सीखे, उसको completely सीखे, leaving no room for doubt, isn't it? That's why मेरे सेशंस में थोड़ा कम कंटेंट होता है लेकिन बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव नोटिस्ड इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने देखी है मेरी पुरानी वीडियोस तो आपने नोटिस किया होगा। आई डोंट बिलीव इन कैरिंग आउट फॉर्मेलिटी, आई सिंपली बिलीव इन डिलीवरिंग एज मच एज आई कैन। जितना मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ पूरी डिटेल में, उतना ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी किया करें भाई, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करना भी नहीं भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जय हिंद, वंदे मातरम।